नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो विरोधी वर्गों में विभक्त माना और उन्हीं के बीच अनिवार्य संघर्ष में से कार्ल मार्क्स नए समाज के जन्म की कल्पना करते हैं। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलते हैं जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों जैसे भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। मार्क्स इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम करने वाला वर्ग होता है, जिसे मार्क्स श्रमिक वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है। परिश्रमी जीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए साधन नहीं जुटा पाते और निरंतर शोषित होते रहते हैं। इस दृष्टि से पहले वाला वर्ग जो है, जिसे मार्क्स पूंजीपति वर्ग कहते हैं, उसे मार्क्स शोषक वर्ग के रूप में देखते हैं और दूसरा श्रमिक वर्ग को मार्क्स शोषित वर्ग के रूप में देखते हैं। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध होता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को अपने उद्योग संचालन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और श्रमिक वर्ग को भी अपनी आजीविका के साधन जुटाने के लिए पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता होती है। किंतु इनके जो हितों में हमेशा विरोध पाया जाता है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी श्रमिक को देना चाहता है, जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीवादी अवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। पूंजीपति अधिक से अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में धन का केंद्रीकरण। पूंजीपतियों की संख्या कम होती है और श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। इसी स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता है, उनमें एकता की वृद्धि होती जाती है। इसके आधार पर पूंजीपतियों का मुकाबला करने में वो सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए पूंजीपति दूसरे देशों में मंडियों की खोज करते हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति भी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्य संभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित कर लेते हैं। वर्ग संघर्ष की आलोचना के बारे में अब हम बात करेंगे। मार्क्स के अनुसार जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो एकांगी और दोषपूर्ण है,
क्योंकि मार्क्स ने सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग की उपेक्षा की है। उन्होंने समाज में सदैव दो वर्गों की विद्यमान होने की बात कही और उन्होंने कहा कि इन दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष विद्यमान होता है। वो सदैव विरोधी हितों के कारण संघर्ष की अवस्था में रहते हैं, जिसमें से एक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और दूसरा वर्ग पूंजीपति या सामंत वर्ग के अधीन रहकर कार्य करता है। पूंजीपति वर्ग या सामंत वर्ग के अंतर्गत उनका शोषण होता रहता है। मार्क्स का कहना है कि क्रांति श्रमिकों के माध्यम से होती है, किंतु हम देखते हैं इतिहास पे यदि हम गौर करें तो बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से ही अधिकतर क्रांतियों की शुरुआत हुई। मार्क्स ने समाज में केवल दो ही वर्ग माने, किंतु समाज में अन्य वर्ग भी होते हैं जिसकी उपेक्षा कार्ल मार्क्स ने की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, उन्होंने श्रमिकों के वर्गीय चेतना की बात की और श्रमिकों के हितों के लिए एक आधार प्रस्तुत किया, किंतु यह सिद्धांत एक पक्षीय है। बहुत से पक्षों की इस सिद्धांत के अंतर्गत अवहेलना कर दी गई है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।